वेलकम बैक। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया को कंप्लीट करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में समझेंगे और उन सभी मेन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस भारत में हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे एक मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था और फिर कैसे एक एक भारतीय के दिल में आज़ादी की ऐसी आग जली कि एक पूरा देश जाग उठा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है, उन बलिदानों की कहानी है और उस एकता की कहानी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत आखिर बना कैसे, तो आज का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए अब सीधे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में कि कैसे वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, बिल्कुल वैसे ही भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन हमारे यहाँ यह सब उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ, यानी कि जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तब लोग एक दूसरे से जुड़े और उनमें एकता की भावना पैदा हुई। तो चलिए इसी को और अच्छे से आगे डिटेल में समझते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, यानी कि भारत के लोगों में हम सब एक हैं और यह हमारा देश है वाली भावना यानी कि राष्ट्रवाद की भावना तब पैदा हुई जब सबने मिलकर अंग्रेजों यानी कि उपनिवेशवाद का विरोध करना शुरू किया। जब सब एक ही दुश्मन से परेशान थे तो आपस में एकता अपने आप आ गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, यानी कि समाज के अलग अलग वर्गों और जातियों के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इन सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा ताकि सबकी ताकत को एक किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन तैयार कर दिया। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम साल 1920 के बाद की कहानी को विस्तार से समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से दो बड़े आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला असहयोग आंदोलन जिसमें अंग्रेजों का साथ न देने की बात थी और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें अंग्रेजों ने कानूनों को शांति से तोड़ने की बात की थी। तो अब हम लोग इस चित्र को समझते हैं। यह तस्वीर हमें बताता है कि 6 अप्रैल 1919 के समय जो है हमारे देश का माहौल कैसा था। उस समय अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भारत के आम लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर जुलूस निकालते थे और यह बहुत आम बात हो चुकी थी। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि लोग एक बहुत बड़ी भीड़ जुलूस के रूप में आगे बढ़ रही है जिसमें चारों तरफ सिर ही सिर नज़र आ रहे हैं और दुकानों के बाहर भी लोग खड़े हैं। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना कितनी मजबूत हो चुकी थी और लोग इकट्ठा करना कितना आसान हो गया था। और ये जुलूस कब का है? 6 अप्रैल 1919 का। तो अब हम लोग आते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग।
1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। यानी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ 5 सालों के अंदर हर जरूरी चीज़ के दाम डबल हो गए। इससे आम जनता और गरीब परिवारों के लिए रोज़मर्रा का राशन और सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया और उनका जीना दुश्वार हो गया था। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। क्या हुआ था कि अंग्रेजों को युद्ध के लिए सैनिकों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने गाँव से नौजवानों को ज़बरदस्ती पकड़कर सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। बिना मर्जी के बच्चों को युद्ध में भेजे जाने से गाँव के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भारी गुस्सा भर गया था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। एक तरफ तो महंगाई की मार थी और दूसरी तरफ इन सालों में देश के कई राज्यों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। खाने पीने की चीज़ों की इतनी भारी कमी हो गई कि देश में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। क्या हुआ था, साल 1921 में जब लोगों की गिनती जनगणना में हुई तो पता चला कि भयंकर अकाल, सूखे और बीमारी फैलने की वजह से लगभग करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जान चली गई। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। देश में जब ये मुसीबतें चल रही थी, ठीक उसी दौर में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई और वहाँ आंदोलन करने के बाद हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ मिला। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। देश में जब ये सब मुसीबतें चल रही थी, ठीक उसी दौर में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई और वहाँ आंदोलन करने के बाद हमेशा के लिए वापस आ गए। यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ मिला। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्सट्रस्ट से गुजर रहे हैं 6 नवंबर 1913। 6 नवंबर 1913 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहाँ के भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ भारतीय मजदूरों ने एक बहुत बड़ा मार्च डाला था। यह तस्वीर उसी आंदोलन के दौरान फोक्सट्रस्ट नामक की जगह से गुजरते हुए मजदूरों की एकजुटता को दिखाता है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहां सैकड़ों भारतीय मजदूर एक कतार में खड़े होकर बड़े मार्च या आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि नस्ल भेद और खराब कानूनों के खिलाफ लोगों में कितना ज़्यादा विरोध था और वे गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार थे। तो हम लोग ये याद रखेंगे 6 नवंबर 1913 और यह जो है 6 नवंबर 1913 जिसमें दक्षिण अफ्रीका के न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे भारतीय मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व है। और ये कौन कर रहे हैं इसका नेतृत्व? महात्मा गांधी कर रहे हैं। काफ़ी सोचने वाली बात है। एक तरफ 1913 से 1918 के बीच हर चीज़ के दाम डबल हो गए। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती लड़कों को सेना में भर्ती किया। ऊपर से सूखा पड़ने और बीमारी फैलने से 1921 की जनगणना के मुताबिक करीब 120 से 130 लाख लोग मारे भी गए। यानी चारों तरफ से जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लोगों को लगा था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अच्छे दिन आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसी भयंकर गुस्से के बीच जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपना
जलवा दिखाकर भारत लौट गए, जहां उन्होंने पहले ही 6 नवंबर 1913 को मजदूरों का एक तगड़ा मार्च निकालकर अंग्रेजों को अपनी ताकत और एहसास करा दिया था। और अब जो है वे इसी धांसू अंदाज के साथ भारत में भी आंदोलन का एक बहुत ही बिल्कुल नया तरीका शुरू करने वाले थे। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने 1917 में नील की खेती करने वाले बिहार के चंपारण के किसानों की बदहाली देखी। वहां अंग्रेज किसानों पर जबरदस्ती नील उगाने और कम दाम पर बेचने का दबाव बनाते थे। गांधी जी ने वहां जाकर किसानों को इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दी, जो भारत में उनका पहला सफल आंदोलन बना। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी साल गुजरात के खेड़े जिले में फसलें खराब हो गई और प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे किसान बेहद परेशान थे। वे अंग्रेजों को टैक्स यानी कि लगान देने की हालत में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज जबरन वसूली कर रहे थे। गांधी जी ने इन किसानों की मदद के लिए आंदोलन किया ताकि उनका टैक्स माफ हो सके। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी। गांधी जी ने 1918 में मिल मजदूरों का साथ दिया और उनके हक के लिए भूख हड़ताल व आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। अंग्रेज सरकार एक नया कानून लेकर आई थी, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। यह कानून इतना खराब था कि गांधी जी ने इसके विरोध में किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे देश के स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस रॉलेट एक्ट कानून के तहत अंग्रेज सरकार को यह खुली छूट मिल गई थी कि वे किसी भी भारतीय नेता या क्रांतिकारी को सिर्फ शक के आधार पर पकड़कर 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे और कैदी अदालत में अपील भी नहीं कर सकता था। इसे काला कानून भी कहा गया। 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था इस काले कानून यानी कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने एक तारीख तय की। पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को एक बड़ी हड़ताल और प्रदर्शन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करने का प्लान बनाया गया था। कब का प्लान था? 6 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। आंदोलन के दौरान पंजाब के अमृतसर में लोग बिल्कुल शांति से मार्च निकाल रहे थे और अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल को ब्रिटिश पुलिस ने उन निहत्थे और शांत लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिससे वहां का माहौल बहुत खराब हो गया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। अमृतसर में बिगड़े हालात को काबू में करने के बहाने अंग्रेज ने वहां मार्शल लॉ यानी एक तरह का मिलिट्री राज या कर्फ्यू लगा दिया। पूरे शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जनरल डायर नाम के एक क्रूर अंग्रेज अफसर को सौंप दी गई। यानी कि गांधी जी ने भारत आते ही बैक टू बैक 3 बड़े धमाके किए। पहले तो
1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों का साथ दिया। फिर उसी साल गुजरात में खेड़ा में किसानों का टैक्स माफ़ कराया और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक की लड़ाई जीती। इन 3 लगातार जीतों से जोश में आकर उन्होंने 1919 में अंग्रेजों के उस घटिया रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोल दिया, जिसमें किसी भी हिंदुस्तानी को शक के आधार पर कितने सालों के लिए 2 साल के लिए सीधे जेल में ठूस दिया जाता था। इस काले कानून को सबक सिखाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल बुलाई, लेकिन 10 अप्रैल को अमृतसर में जब पुलिस ने शांति से चल रहे जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी तो पूरे शहर में गदर मच गया और अंग्रेजों ने तुरंत मार्शल लॉ लगाकर पूरी कमान क्रूर जनरल डायर के हाथों में सौंप दी। तो अब आगे चलते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। वहाँ बैसाखी का मेला देखने और शांति से मीटिंग करने के लिए जुटे मासूम व निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी फौज ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह तारीख इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक है। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जलियांवाला बाग की खबर सुनकर पूरे उत्तर भारत में लोग गुस्से में आ गए और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ व पुलिस से भिड़ंत करने लगे। महात्मा गांधी पूरी तरह अहिंसा यानी कि शांति के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि आंदोलन में खून खराबा और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने इस आंदोलन को तुरंत रोक दिया। जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ये पंजाब 1919 का सीन है। यह किताब में छपी एक खौफनाक तस्वीर के बारे में बताता है। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों ने पंजाब में इतनी क्रूरता दिखाई कि जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सिपाही भारतीय लोगों को तंग गलियों में पेट के बल पर रेंगकर या घसीटकर चलने की सजा दे रहे थे ताकि भारतीयों के मन में खौफ पैदा किया जा सके। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि अंग्रेज कितना ज़्यादा क्रूर थे। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद वहाँ के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु यानी कि खलीफा मानते थे, उन पर अंग्रेजों द्वारा बहुत सख्त संधि थोपने की अफवाह थी। खलीफा के पद और उनकी ताकतों को बचाने के लिए भारत के मुसलमानों ने मार्च 1919 में मुंबई, तब के बम्बई में एक कमेटी बनाई जिसे खिलाफत समिति कहा गया। मुहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की। संभावना तराशने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी। खिलाफत आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए 2 सगे भाई मोहम्मद अली और शौकत अली और उनके साथ कुछ युवा मुस्लिम नेता महात्मा गांधी के पास गए। वे चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा और साझा आंदोलन शुरू करें और इसी सिलसिले में उन्होंने गांधी जी से बातचीत शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी
दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गांधी जी ने कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं को समझाकर मना लिया कि अगर देश में खुद का राज यानी कि स्वराज चाहिए और खिलाफत आंदोलन का साथ देना है तो अब अंग्रेज का साथ छोड़ना होगा और एक नया असहयोग आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। गांधी जी ने साल 1909 में 1909 में एक मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर राज सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी खुद उनका साथ दे रहे हैं, उनकी नौकरियों और उनके सिस्टम का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमने उनका साथ देना बंद कर दिया, अंग्रेज सरकार साल भर में ढह जाएगी। तो अगर हम लोग इस पूरे पेज का ओवरव्यू की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कत्लेआम मचाया तो पूरे देश में गदर कट गया और भयंकर हिंसा भड़कते देख गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया, जिसके बाद जनरल डायर के इशारे पर सिपाहियों ने भारतीयों को तंग गलियों में पेट के बल रेंगकर चलने जैसी शर्मनाक सजाएं देना शुरू कर दिया। इस खौफ को खत्म करने और हिंदू मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनी जहां मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने गांधी जी के साथ हाथ मिलाया और इसी जुगलबंदी का नतीजा रहा कि सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत के सपोर्ट और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, क्योंकि गांधी जी ने अपनी 1909 वाली हिंद स्वराज किताब में साफ कह दिया था कि जिस दिन हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दिया उसी साल ब्रिटिश राज का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने एक पूरा प्लान यानी कि रणनीति तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के दिए हुए सम्मान और मेडल लौटाकर होनी चाहिए और फिर भारतीयों को अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, पुलिस और उनके सामान का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि अंग्रेज सरकार लाचार हो जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। असहयोग आंदोलन को पूरे देश में फैलाने और जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए साल 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली ने मिलकर पूरे भारत का दौरा किया। वे जगह जगह गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ सके।
आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। शुरुआत में कांग्रेस के कुछ नेता इस आंदोलन को लेकर थोड़ी हिचकिचा रहे थे और चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी खींचतान के बाद आखिरकार दिसंबर 1920 में महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की जो मीटिंग यानी कि अधिवेशन हुई, उसमें सब मान गए और असहयोग आंदोलन को ऑफिशियल मंजूरी दे दी गई। यह चित्र जुलाई 1922 का है और इस दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे आंदोलन के दौरान देश के लोग अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए उनके कपड़ों का इस्तेमाल बंद कर रहे थे और भारी संख्या में एकजुट होकर विदेशी कपड़ों पर होली जला रहे थे। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ एक जगह जमा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक जगह जमा है और जो है बीच में विदेशी कपड़ों की होली जलाने की तैयारी चल रही है, जहां लोग हाथ में झंडे लेकर भी खड़े हैं। इसे देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी के कहने पर देश की जनता अंग्रेज़ों का साथ छोड़ने और स्वदेशी अपनाने के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। और यह चित्र जो है विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922 के तौर पर दिया गया है, जहां पर विदेशी कपड़ों को जलाना पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ विरोध का एक बड़ा सिंबल बन गया था। अगर हम लोग इस पेज का ओवरऑल बात करें तो गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटनों पर लाने के लिए एक धांसू प्लान बनाया कि पहले उनके दिए सारे मेडल और सम्मान वापस करो, फिर स्कूल, कॉलेज, पुलिस और अदालतों जैसी हर सरकारी नौकरी और विदेशी सम्मान का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दो। इस गेम प्लान को ग्राउंड पर हिट कराने के लिए साल 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने मिलकर पूरे देश का तूफानी दौरा किया और खूब सपोर्ट बटोरा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन तगड़ी खींचतान के बाद आखिरकार दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में सबने इस पर फाइनल मुहर लगा दी, जिसका असर ऐसा हुआ कि जुलाई 1922 आते आते सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाकर जनता ने अंग्रेजों के आर्थिक दबदबे को हिलाकर रख दिया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, और अब हम लोग आते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी और अली बंधुओं के नेतृत्व में देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत साल 1921 के पहले महीने में हुई थी। यह तारीख जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग ज़रूर याद रखेंगे कि यह असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, जनवरी 1921 में। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। इस आंदोलन को सबसे पहले शहरों के पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के लोगों जैसे कि स्टूडेंट, टीचर और वकीलों ने आगे बढ़ाया। इन्होंने स्कूल, कॉलेज और अदालतों का पूरी तरह से छोड़ दिया था। मद्रास में एवं गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी में वे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। उनका सोचना था कि अगर वे चुनाव लड़कर सरकार में शामिल होंगे तो उन्हें भी समाज में बराबरी का हक और पावर मिलेगी, जो अब तक सिर्फ ब्राह्मणों के पास थी। इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा।
1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। जब लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े खरीदने और पहनने बंद कर दिए तो सिर्फ 1 साल के अंदर बाहर से आने वाले कपड़ों की सप्लाई घटकर बिल्कुल आधी रह गई थी। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। विदेशी कपड़ों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। जो कारोबार पहले 102 करोड़ रुपये का था वह भारी नुकसान के साथ गिरकर सिर्फ 57 करोड़ रुपये पर आ गया, जिससे अंग्रेजों को बड़ा आर्थिक झटका लगा। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। क्या हुआ था, जब देश के लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाया और उन्हें त्याग दिया तो भारत की अपनी कपड़ा मिलों और हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगरों यानी कि हथकरघों की मांग अचानक बहुत बढ़ गई, जिससे देशी व्यापार को फायदा हुआ। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। आंदोलन धीमा पड़ने का एक मुख्य कारण यह था कि भारत में हाथ से बनने वाली खादी बहुत महंगी थी। इसके मुकाबले अंग्रेजों की मिलों का कपड़ा सस्ता था, जिसे गरीब लोग मजबूरी में दोबारा खरीदने लगे क्योंकि वे महंगी खादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। शहरों में शुरुआत होने के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे देश के ग्रामीण इलाकों और गांवों तक पहुंच गया, जहां किसानों और आदिवासियों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर हम लोग ओवरऑल इस पेज को समझें, जनवरी 1921 में जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो शहरी मिडिल क्लास के युवाओं, वकीलों और प्रोफेसर्स ने स्कूल, कॉलेजों और अदालतों को लात मारकर इसमें हिस्सा ले लिया। यहाँ तक कि मद्रास की गैर ब्राह्मण वाली जस्टिस पार्टी को छोड़कर पूरे देश में नेताओं ने चुनावों का भी बॉयकॉट कर दिया था। इस विरोध का असली धमाका आर्थिक मोर्चे पर हुआ, जहां 1921 से 1922 के बीच जो है विदेशी कपड़ों का इम्पोर्टेंट घटकर बिल्कुल आधा रह गया और अंग्रेजों का 102 करोड़ का धंधा सीधे 57 करोड़ पर आकर ढेर हो गया। बाहर के कपड़ों की होली जली तो इंडिया की लोकल मिलों और हथकरघों में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया, लेकिन यह जोश ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया क्योंकि मिल के बने कपड़े सस्ते, विदेशी कपड़ों के सामने अपने देश की हाथ से बनी खादी बहुत महंगी थी, जिसे गरीब लोग ज़्यादा दिन तक नहीं खरीद सके। साथ ही अंग्रेज़ों के स्कूल और अदालतों के बदले इंडिया के अपने कोई नए विकल्प तैयार नहीं थे, इसलिए थक हार कर स्टूडेंट, टीचर और वकील दोबारा सरकारी संस्थाओं में लौटने लगे और इसी बीच यह जो असहयोग आंदोलन था शहरों से निकलकर देहाती इलाकों तक भी बढ़ गया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में गरीब किसानों को एकजुट करने और उनके आंदोलन की कमान संभालने का काम सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। बाबा रामचंद्र का इतिहास यह था कि वे पहले फिजी देश में अंग्रेजों के तहत एक अनुबंधित या बंधुआ मजदूर, जिसे गिरमिटिया कहते हैं, के रूप में काम कर चुके थे, जिससे उन्हें दमन का पुराना अनुभव था।
किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अवध के किसानों की 3 मुख्य मांगें थीं। पहली, उनसे वसूला जाने वाला भारी टैक्स यानी कि लगान कम हो। दूसरा, बिना पैसे दिए जबरन काम कराना यानी कि बेगार बंद हो जाए। और तीसरा, परेशान करने वाले जमींदारों का हुक्का पानी बंद किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जमींदारों को सबक सिखाने के लिए गांवों की पंचायतों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने फैसला किया कि कोई भी नाई या धोबी इन जमींदारों के घरों पर अपनी सेवाएं नहीं देगा, जिससे उसका सामाजिक रूप से पूरी तरह से बहिष्कार हो गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। साल 1920 के छठे महीने में देश के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू अवध के ग्रामीण इलाकों में गए। उन्होंने खुद घूम घूम कर सीधे किसानों से बात की ताकि जमींदारी के जुल्म और किसानों के दर्द को अच्छी तरह समझ सके। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ और अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। सिर्फ कुछ ही महीनों में यानी अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर क्या किया, किसानों को एक बड़े मंच पर लाने के लिए अवध किसान सभा नाम के एक मजबूत संगठन की शुरुआत कर दी। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। यह संगठन इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ कि मात्र 1 महीने के अंदर ही अवध के अलग अलग गांवों में इसकी 300 से भी अधिक लोकल कमेटियां या ब्रांचेज खुल गई और किसान भारी संख्या में इससे जुड़ गए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। साल 1921 आते आते यह आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। गुस्साए किसानों ने बड़े जमींदारों यानी कि तालुकदारों और बनियों के घरों पर धावा बोल दिया, मंडियों में लूटपाट की और अनाज के बड़े बड़े गोदामों को अपने कब्जे में कर लिया। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अवध के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से यानी कि आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाके गुडेम पहाड़ियों में भी 1920 के आसपास क्या हुआ, आदिवासियों ने अंग्रेजों के सख्त वन कानूनों के खिलाफ छिपकर वार करने वाला एक हिंसक गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया गया। यानी कि गुरिल्ला युद्ध कब शुरू किया? 1920 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैक्ट है कि साल 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार द्वारा अचानक बढ़ाए गए जमीन के टैक्स यानी कि भू राजस्व के विरोध में था। यानी कि अगर हम लोग इस पूरे पेज का ओवरव्यू देखें तो अवध में दमनकारी जमींदारों और भारी लगान के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए फिजी के पूर्व गिरमिटिया मजदूर बाबा रामचंद्र ने किसानों को एकजुट करना शुरू किया, जहां पंचायतों ने जमींदारों का हुक्का पानी देना बंद करने के लिए नाई धोबी बंद जैसा अनोखा फैसला लिया। ग्राउंड लेवल पर इस दर्द को समझने के लिए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा किया और फिर अक्टूबर 1920 तक बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन कर दिया।
जिसकी लोकप्रियता इतनी तगड़ी थी कि महीने भर में 300 से ज़्यादा शाखाएं खुल गई। लेकिन 1921 में क्या हुआ? 1921 में जब आंदोलन का रुख बदला तो गुस्साए किसानों ने तालुकदारों के मकानों और अनाज के गोदामों को लूटना शुरू कर दिया, जिसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। इसी दौरान गांधी जी के स्वराज का अलग ही मतलब निकालकर 1920 के दशक में शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों ने एक उग्र गुरिल्ला वार छेड़ दी, जिसके बाद इसी किसान क्रांति की एक और बड़ी कड़ी मिसाल 1928 में देखने को मिली। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ एक बेहद सफल और ऐतिहासिक किसान आंदोलन की कमान संभाली। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी थी। क्या किया था? लोगों ने बगावत कर दिया। उसके बाद जो है उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के विद्रोह की कमान संभालने वाले नेता अल्लूरी सीताराम राजू का व्यक्तित्व बड़ा अनोखा और चमत्कारी था, जिसके कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू का कहना था कि उनके पास जादुई ताकतें हैं। वे आसमान के तारों को देखकर एकदम सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, बीमार लोगों को ठीक कर देते थे और आदिवासियों को विश्वास था कि अंग्रेजों की गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और लोगों के बीच हमेशा महात्मा गांधी जी की तारीफें और आदर किया करते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। राजू का मानना था कि वे गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन की सीख को अपनाकर ही हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजू ने पहाड़ी इलाके के लोगों को विदेशी कपड़े त्याग कर देसी खादी अपनाने और शराब जैसी बुरी लत को पूरी तरह छोड़ने के लिए राजी किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गांधी जी की इज्जत करने के बावजूद राजू का रास्ता अलग था। उनका मानना था कि भारत को शांति या अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि अंग्रेजों को लाठी और बंदूक के दम पर यानी ताकत का इस्तेमाल करके ही देश से भगाया जा सकता है। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने के कारण आखिरकार साल 1924 में साल 1924 में राजू को ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी, जिसके बाद वे अपने लोगों के बीच हमेशा के लिए शहीद यानी कि लोकनायक बन गए। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इज्जत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साल 1959 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया। कब? साल 1859 में,
जिसके मुताबिक असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर अपनी मर्जी से बागान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें अपने घर जाने की परमिशन बहुत ही मुश्किल से कभी कभार मिलती थी, यानी वे एक तरह से कैद थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। जब चाय बागान के बंधुआ मजदूरों तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की खबरें पहुंची तो उनके अंदर आज़ादी का जोश भर गया। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया और उनका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। मजदूरों ने अंग्रेजों के बनाए कड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी। वे बागानों की कैद से बाहर निकल गए और अपने अपने गांव की तरफ पैदल ही रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश में गांधी जी का राज आने वाला है। तो अब हम लोग पूरा इसका ओवरव्यू देखें तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक बड़े दिलचस्प कैरेक्टर के थे, जिनका दावा था कि उनके पास मन्नत और भविष्यवाणी करने की चमत्कारी शक्तियां हैं और अंग्रेजों की गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और लोगों से खादी पहनने व शराब छोड़ने की अपील करते थे, लेकिन उनका पक्का मानना था कि देश को आज़ादी अहिंसा से नहीं बल्कि सिर्फ लाठी बंदूक और ताकत के दम पर ही मिल सकती है, जिसके कारण उन्होंने पुलिस थानों पर हमला किए और आखिरकार साल 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई। दूसरी तरफ असम के चाय बागानों में बंधुआ मजदूरी कर रहे कामगारों के लिए आज़ादी का बिल्कुल अलग मतलब था, जो कि 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट की सख्त कैद में जी रहे थे, जहां उन्हें बिना मर्जी बागान से बाहर जाने की कोई छूट नहीं थी। जैसे ही इन मजदूरों के कानों तक असहयोग आंदोलन की भनक पड़ी, उन्होंने अंग्रेज अफसरों के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी, बागान खाली कर दिए और यह सोचकर अपने गांव की तरफ पैदल ही निकल पड़े कि अब देश में गांधी जी का राज आने वाला है। हालांकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बेरहमी से पीटा था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब दूर दराज के आदिवासी इलाकों में के लोग महात्मा गांधी का जयकारा लगाते थे और पूरे देश की आज़ादी की बात करते थे, तो वे दिल से पूरे भारत में चल रही बड़ी क्रांति का हिस्सा बन जाते थे। एवं जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित ही नहीं था। भले ही आदिवासियों की स्थानीय समस्याएं अलग थी, लेकिन जब भी वे गांधी जी और कांग्रेस के बैनर तले विरोध जताते थे तो उनकी छोटी सी लड़ाई भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेती थी, जिसका असर सिर्फ उनके जंगलों तक नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ता था। अब हम लोग जो ये चित्र देख रहे हैं, ये चौड़ी चौड़ा 1922 की घटना का चित्र है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी, जिसने आंदोलन का रुख बदल लिया था। तो हम लोग ये याद रखेंगे, चौड़ी चौड़ा 1922 का ये घटना कांड है। यह तस्वीर जो है यहाँ पे इसलिए उपस्थित है क्योंकि छात्र जो है असहयोग आंदोलन को खत्म करने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक वजह को अपनी आंखों से देख सके। तस्वीर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का वह चौड़ी चौड़ा इलाका दिख रहा है, जहां एक हिंसक झड़प के बावजूद
पूरा दृश्य बदल गया था। छात्र इस बिखरे हुए सामान और वीरानों को देखकर उस तनाव को महसूस कर सकते हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक शांतिपूर्ण मार्च किस तरह अचानक बेकाबू हो गया। बाजार से गुजर रहे प्रदर्शनकारियों की जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया। यहाँ चारों तरफ तबाही और हिंसक टकराव के बाद का मंजर साफ नजर आ रहा है। अहिंसा के पक्के पुजारी महात्मा गांधी को जैसे ही इस खूनी घटना की खबर मिली, वे अंदर से पूरी तरह से हिल गए। उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए देश के इतने बड़े आंदोलन को तुरंत रोकने का फैसला किया। यही वो घटना है जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। चौरी चौरा कांड, साल 1922 का। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन अब हिंसक हो गया है, इसलिए उन्होंने जो है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कि C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश नीतियों का अंदर से विरोध करने के लिए चुनाव लड़कर परिषदों यानी कि काउंसिल्स में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी नाम का एक अलग ग्रुप बना लिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जनांदोलनों और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा लीडर्स का सोचना था कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। वे देश की पूरी आज़ादी यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर उतरकर बड़े और कड़े आंदोलन करना चाहते थे। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। साल 1926 के बाद से किसानों की हालत खराब होने लगी क्योंकि उनकी फसलें कृषि उत्पादों के दाम गिर गए थे एवं 1930 आते आते ही यह स्थिति और भी भयानक हो गई। बाजारों में फसलों की कीमत ही नहीं बची। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। इसी बीच ब्रिटेन में नई सरकार बनी जिसने भारत में सुधारों पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक कमीशन या टीम वैधानिक आयोग भेजी। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इस साइमन कमीशन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसकी पूरी टीम सिर्फ अंग्रेजों से भरी हुई थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे से किया गया। यह टीम 1928 में भारत आई तो देश के हर वर्ग और राजनीतिक पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। लोगों ने इसे भारतीय सम्मान का अपमान माना और गो बैक के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। विरोध को शांत करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में एक अस्पष्ट सा वादा किया। उन्होंने भारत को
डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही, यानी देश का शासन तो भारतीय करेंगे लेकिन ऊपर से नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लॉर्ड इरविन ने भारत की आज़ादी या पूर्ण स्वराज की कोई पक्की तारीख नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा कि भविष्य में भारत के संविधान पर चर्चा करने के लिए लंदन में एक मीटिंग यानी कि गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाएगी। अब जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, यह जो है इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 का चित्र है। इस साल में 1931 की वह ऐतिहासिक बैठक दिख रही है जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसी दिग्गज कांग्रेसी नेता किसी बहुत ज़रूरी फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। यह मीटिंग देश की आज़ादी की रणनीति तय करने के लिए बेहद ज़्यादा अहम थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई इस बैठक का माहौल काफ़ी अनुशासित लग रहा है। तो अब हम लोग जो है इस पूरे पेज का ओवरव्यू देख लेते हैं। फरवरी 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया तो कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच वाले ग्रुप बन गए, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे सीनियर्स ने काउंसिल इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी खड़ी कर दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स देश की पूरी आज़ादी के लिए और बड़े आंदोलन का प्रेशर बना रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि 1926 से 1930 के दौरान जो है आई भयानक आर्थिक मंदी ने फसलों की कीमतें गिराकर किसानों की कमर तोड़ दी और इसी माहौल में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने बिना किसी इंडियन मेंबर के सीधे साइमन कमीशन भारत भेज दिया, जिसका क्या हुआ 1928 में देश में पैर रखते ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जोरदार विरोध हुआ। इस भारी गुस्से शांत करने के लिए एक वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा झुनझुना पकड़ाया और लंदन में गोलमेज सम्मेलन का न्योता दिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेसी नेताओं ने अपना रुख और कड़ा कर लिया। इसी सिलसिले में साल 1931 में इलाहाबाद में गांधी जी, पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े दिग्गजों की एक बेहद अहम और ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसने देश को सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसकी कप्तानी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस मीटिंग में आधिकारिक तौर पर यह फैसला लिया गया कि अब हमें अंग्रेजों से आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि पूरी आज़ादी यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को जो है देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर देश को पूरी तरह आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ने की कसम खाएंगे। और वह डेट कौन सा था? 26 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। गांधी जी ने उस चिट्ठी में 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें देश के हर वर्ग के लोगों की भलाई की बातें शामिल थी।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। यानी कि 11 मांगों में सबसे बड़ी और ज़रूरी मांग यह थी कि नमक पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नमक अमीर गरीब हर इंसान की ज़रूरत थी। महात्मा गांधी का यह पत्र अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। यानी कि गांधी जी ने साफ कह दिया था कि अगर 11 मार्च तक अंग्रेजों ने ये मांगें पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि कानून न मानने का आंदोलन शुरू कर देगी। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक की यात्रा शुरू कर दी। जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद साथियों यानी कि वॉलंटियरों को साथ लिया और पैदल ही नमक कानून तोड़ने के लिए नमक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यह पैदल यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर समुद्र के किनारे बसे दांडी नाम के गांव तक जानी थी, जो आश्रम से 240 किलोमीटर दूर था और ये साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक जा रहा था। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी और उनके साथियों ने लगातार 24 दिनों तक पैदल मार्च किया और वे रोज करीब 10 मील यानी कि लगभग 16 किलोमीटर जो है पैदल चलते थे। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने सबके सामने समुद्र के पानी को गर्म करके नमक तैयार किया। यह जो था कानून का उल्लंघन था। उस समय अंग्रेजों का नियम था कि कोई भी भारतीय खुद नमक नहीं बना सकता। गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों के इसी बनाए हुए सरकारी कानून को सरेआम तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यानी कि दांडी में नमक का यह कानून तोड़ते ही पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, जहां लोगों ने सरकारी नियमों को मानना बंद कर दिया। तो अब हम लोग जो है इस पूरे पेज का एक बार ओवरव्यू सुन लेते हैं। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी आज़ादी की मांग पर मुहर लगी तो यह तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बात आगे बढ़ी और 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक चिट्ठी भेजकर 11 मांगों की सामने रख दी। 11 मांग, जिसमें सबसे मुख्य मांग यह था कि हर इंसान की ज़रूरतें यानी कि नमक पर लगने वाले टैक्स को ख़त्म करनी थी। गांधी जी ने इसे एक अल्टीमेटम की तरह दिया था। अगर 11 मार्च तक मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तय है। जब अंग्रेज नहीं झुके तो गांधी जी ने अपने 78 यानी कि 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया। उसके बाद जो है 24 दिनों तक जो है रोज वह 10 मील चलते हुए रहे। आखिरकार 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे, जहां समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाते ही अंग्रेजों का कानून टूट गया और यहीं से जो है पूरे देश में ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हम लोग ये याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल
1930। तो अब चलते हैं आगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी जो हैं अपने 78 साथियों के साथ दांडी मार्च की ओर निकल पड़े हैं और रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए हैं। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। पूरे देश में हजारों लोगों ने अंग्रेजों के नमक वाले कानून की धज्जियां उड़ा दी और जहां सरकारी नमक बनता था वहां जाकर धरने प्रदर्शन करने लगे। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। यानी कि जैसे जैसे आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा, लोगों ने अंग्रेजों के बनाए विदेशी कपड़ों को खरीदने और पहनने से साफ मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शराब की दुकानें की पिकेटिंग होने लगी। यानी कि आंदोलनकारियों ने शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर उसके रास्ते रोक दिए, यानी कि पिकेटिंग की, ताकि कोई भी शराब ना खरीद सके। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। क्या हुआ था कि किसानों ने अंग्रेजों को जमीन का टैक्स यानी कि लगान देने से मना कर दिया और गांव की सुरक्षा के नाम पर वसूला जाने वाला चौकीदारी टैक्स देने से भी साफ मुकर गए। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। गांव में जो भारतीय लोग अंग्रेजों की सरकारी नौकरियों में थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जो आदिवासी या ग्रामीण लोग जंगलों के आसपास रहते थे, उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कड़े फॉरेस्ट रूल यानी कि वन कानूनों को मानना बंद कर दिया। जिन जंगलों यानी कि आरक्षित वनों में अंग्रेजों ने भारतीयों को घुसने पर रोक लगा दी थी, लोग जबरदस्ती वहां अपनी गाय भैंस चराने लगे और जलाने के लिए लकड़ी भी लेने लग गए। इस घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। यानी कि देश का माहौल देखकर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डर गई थी। उसने आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के पक्के चेले खान अब्दुल गफ्फर खान यानी कि सीमांत गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग पुलिस की बंदूक और बख्तबंद गाड़ियों की परवाह किए बिना सड़क पर जंग लड़ने के लिए उतर आए। नतीजा क्या हुआ, पुलिस और जनता के बीच इस जबरदस्त टकराव में अंग्रेजों की गोलीबारी से कई बेकसूर प्रदर्शनकारी मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। करीब एक महीने बाद जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी जेल में बंद कर दिया, तो सोलापुर के मिलों में काम करने वाले मजदूरों का पारा चढ़ गया। उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस चौकियों, अदालतों, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इस बगावत से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए बेहद क्रूर और हिंसक तरीका अपनाया। अंग्रेजों ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां, गोलियां चलाई, महिलाओं और छोटे बच्चों तक को बेरहमी से पीटा और करीब 1 लाख आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया।
देश में इतनी ज़्यादा हिंसा और बेकसूर लोगों पर जुल्म होते हुए देख गांधी जी का दिल पसीज गया और उन्होंने इस आंदोलन को यहीं रोकने का फैसला किया। उसके बाद जो है 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। आंदोलन रोकने के बाद जो है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक डील हुई जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी अंग्रेजों के बात मान गए और लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरी गोलमेज बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो अब हम लोग इस चित्र को देखते हैं। यह चित्र जिसमें भारी भीड़ पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, यह साल 1930 का दृश्य है जहां शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे सत्याग्रहियों और आंदोलनकारियों पर पुलिस बर्बरता से हमले कर रही है। तो अब आते हैं आगे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता के बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू किया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर तक आंदोलन चला लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। यानी कि दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के लिए लंदन गए, जिसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। लंदन में चल रही यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और बीच में ही फेल हो गई, जिसकी वजह से गांधी जी को खाली हाथ और दुखी होकर भारत वापस आना पड़ गया। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने उसके पीछे से बड़े नेताओं जैसे कि अब्दुल गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर रखा है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और उसे एक गैर कानूनी या अवैध संगठन घोषित कर दिया था। देश के इतने खराब माहौल और कई तरह के डरों के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा फेज यानी कि उसका दूसरा हिस्सा फिर से शुरू कर दिया। यह आंदोलन लगभग 1 साल तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन साल 1934 आते आते लोगों का जोश ठंडा पड़ने लगा और आंदोलन जो है कमजोर हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात से पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यानी कि गांव के जो अमीर और खुशहाल किसान थे जैसे गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट, उन्होंने आंदोलन के पहले फेज में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कमियों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकारी लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। यानी कि ये अमीर किसान ऐसी फसलें उगाते थे जिन्हें बाजार में बेचा जाता है, जैसे कि कपास, गन्ना। उस समय दुनिया भर में आई मंदी के कारण फसलों के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे, जिससे इन्हें भारी नुकसान हो रहा था।
जब फसलों के दाम गिरने से इन किसानों के पास कैश यानी कि नगद पैसा आना बंद हो गया, तो इनके लिए अंग्रेजों का भारी भरकम टैक्स या लगान दे पाना बहुत ज़्यादा असंभव हो गया। बेहाल किसान जो थे बहुत क्रूर ब्रिटिश सरकार और उनका टैक्स या लगान कम करने के लिए एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों के इस अड़ियल रवैये से गुस्सा होकर इन अमीर किसानों ने गांधी जी के आंदोलन का खुलकर साथ दिया और इसे मजबूत बनाया। लेकिन जब 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यानी कि जब 1931 में बिना टैक्स कम कराए ही गांधी जी ने अचानक आंदोलन को रोक दिया, यानी कि गांधी इरविन समझौता के कारण, तो इन अमीर किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा और वे निराश हो गए। इसी नाराजगी का नतीजा यह हुआ कि 1932 में गांधी जी ने दोबारा आंदोलन शुरू किया, तो इन अमीर किसानों ने इस बार उनका साथ देने से साफ मना कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदार से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भी भाड़ा चुकाना था, उसे माफ़ कर दिया जाए। यानी कि दूसरी तरफ जो गरीब किसान थे उनकी परेशानी सिर्फ सरकारी टैक्स नहीं थी, उनमें से ज़्यादातर किसान बड़े ज़मींदार से किराए यानी कि पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते थे। जब मंदी बहुत लंबी खिंच गई और इन गरीब किसानों की कमाई बिल्कुल ठप हो गई तो उनके लिए ज़मींदारों को ज़मीन का किराया यानी कि भाड़ा देना भारी पड़ने लगा। वे बस यही चाहते थे कि उनका यह किराया पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए। कांग्रेस को डर था कि अगर वे गरीबों का किराया माफ़ कराने वाले आंदोलन का साथ देंगे तो अमीर किसान और बड़े जमींदार उससे नाराज़ हो जाएंगे और आंदोलन के लिए पैसा या सपोर्ट नहीं देंगे। इसी डर से कांग्रेस इस मामले में पीछे हटती रही। और क्या हुआ कि कांग्रेस के इसी ढुलमुल रवैये की वजह से गरीब किसानों का कांग्रेस पर से भरोसा उठने लगा और दोनों के बीच के रिश्ते हमेशा डमाडोल यानी कि असुरक्षित ही बने रहे। तो एक बार हम लोग इस पूरे पेज को ओवरऑल समझ लेते हैं। दिसंबर 1931 में लंदन में हुई बातचीत फेल होने के बाद जब महात्मा गांधी खाली हाथ भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने नेहरू और गफ्फार खान को जेल में डालकर कांग्रेस को बैन कर दिया है, जिसके बाद भारी आकांक्षाओं के बीच गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू तो किया, पर 1934 तक आते आते यह ठंडा पड़ गया। इस आंदोलन के पहले फेज में गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट जैसे अमीर किसानों ने मंदी के कारण लगान न चुका पाने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन 1931 में बिना टैक्स कम कराए आंदोलन अचानक वापस लिए जाने से वे इतने नाराज हुए कि 1932 में दोबारा शुरू हुए आंदोलन से उन्होंने किनारा कर लिया, यानी कि वो उसमें हिस्सा नहीं लिए। दूसरी तरफ महामंदी में हुए बेहाल गरीब किसान जमींदारों का किराया माफ़ कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को डर था कि गरीबों का साथ देने से अमीर किसान और जमींदार उससे नाराज़ हो जाएंगे और इसी हिचकिचाहट के चलते गरीब किसानों और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा डमाडोल ही बना रहा। तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज को। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैक्ट्री का गठन किया। तो हम लोग इसे समझते हैं, भारत के व्यापारियों और बिजनेस क्लास के लोगों ने अपने कारोबारी फायदों के लिए एकजुट करने के लिए दो ग्रुप बनाए। पहला साल में 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बना और दूसरा साल 1927 में फिक्की नाम से तैयार किया गया। यानी कि पहला साल यानी कि 1920 में जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बना, वहीं दूसरे साल यानी कि 1927 में फिक्की नाम से तैयार किया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर भारतीय बिजनेस पर अंग्रेजों के कब्जे और उनके कड़े नियमों का खुलकर विरोध किया। इन लोगों ने गांधी जी के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल नाफरमानी को पूरा सपोर्ट किया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। यानी कि जब लंदन में हुई दूसरी गोलमेज सम्मेलन बिना बैठक किसी नतीजे के फेल हो गई, तो भारत के इन बड़े व्यापारिक संगठनों और बिजनेसमैन का जोश भी ठंडा पड़ गया और उन्होंने आंदोलन से थोड़ी दूरी बना ली। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। यानी कि अगर कारखानों और मिलों में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो नागपुर शहर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मजदूरी और इस आंदोलन में कोई बहुत बड़ा या खास हिस्सा नहीं लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। यानी कि मजदूरों का बड़ा सपोर्ट न होने के बावजूद कुछ जगहों पर विरोध हुआ। जैसे कि साल 1930 में रेलवे कर्मचारियों ने और साल 1932 में गोदी कामगारों यानी कि बंदरगाह या डॉकयार्ड पर काम करने वाले मजदूर, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी हड़ताल की। उसके बाद 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। यानी कि साल 1930 में छोटा नागपुर के इलाके की 3 की खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने सिर पर गांधी टोपी लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ रैलियां निकाली और विदेशी सामानों का खुलकर बहिष्कार किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। यानी कि इस पूरे आंदोलन की एक सबसे बड़ी और ख़ास बात यह थी कि देश की महिलाओं और बहनों ने बहुत भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाला था। तो अब हम लोग इस पूरे पेज का एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। भारतीय व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों ने अपने हितों को बचाने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फिक्की का गठन किया और पुरुषोत्तम दास व बिरला जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में शुरुआत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा आर्थिक सपोर्ट दिया गया। लेकिन लंदन में दूसरी गोलमेज बैठक फेल होते ही उनका यह जोश पूरा तरह से ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ नागपुर को छोड़कर
देश के बाकी हिस्सों में औद्योगिक मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। फिर भी 1930 में रेलवे और 1932 में गोदी कामगारों की हड़तालों के साथ साथ छोटा नागपुर की टीन खदानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां में हिस्सा लिया, जबकि देश की महिलाओं ने इस पूरे आंदोलन में बहुत भारी संख्या में घरों से बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाला था। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और समझते हैं। अब हम लोग इस चित्र को देख सकते हैं, यह चित्र 9 है। राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी, यानी कि बहुत सारी महिलाएं एक बड़ी इमारत के सामने जुलूस के रूप में खड़ी है, जो यह दिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारी संख्या में महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई और उन्होंने सभाओं व जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चित्र में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऊंचे शहरी घरों की महिलाओं के साथ साथ आम महिलाएं भी अपने बच्चों को गोद में लेकर आंदोलन का समर्थन में खड़ी है। यह तस्वीर महिलाओं की सक्रिय राजनीति, भागीदारी और देश सेवा के प्रति उनके जज्बे को दर्शाती है। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना और अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इसे इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। यानी कि अगर इसे समझें तो अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और आंदोलन करते हुए जेलों में भी बंद हुई। अगर बनावट देखें तो शहरों में रहने वाली ज़्यादातर अमीर या ऊंची जातियों की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं गांवों में जो अमीर खाते पीते किसान और परिवार की औरतें थीं, वे आंदोलन में आगे आई। जब गांधी जी ने महिलाओं से देश के लिए आगे आने की अपील की तो महिलाओं को लगने लगा कि देश की सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा एक पवित्र और सबसे जरूरी काम है। गांधी जी की सोच यह थी कि महिलाओं का सबसे पहला और मुख्य काम अपने घर परिवारों को देखना, रसोई संभालना और एक बेहतरीन माँ और पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाना है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी सालों तक अपनी कमेटी या संगठन में महिलाओं को कोई बड़ा या फिर फैसला लेने वाला कोई लीडरशिप पद नहीं दिया था। फिर क्या हुआ, कांग्रेस बस यही चाहती थी कि महिलाएं सिर्फ दिखावे या टोकन के तौर पर आंदोलन और रैलियों में शामिल रहे, ताकि दुनिया को लगे कि महिलाएं भी साथ हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अब हम इस आंदोलन की उन कमियों या सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से यह आंदोलन समाज के हर एक इंसान को खुद से पूरी तरह से नहीं जोड़ पाया। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाएं से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे, यानी कि देश के जितने भी अलग अलग जाति और समाज के ग्रुप थे, वे सभी गांधी जी की इस आज़ादी या स्वराज की बात से पूरी तरह से सहमत या एक्साइटेड नहीं थे। समाज का ऐसा ही एक बड़ा ग्रुप उन लोगों का था जिन्हें उस समय समाज में अछूत कहकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। साल 1930 के आसपास आते आते इन लोगों ने खुद को एक नया नाम दे दिया और समाज में अपनी पहचान दलित यानी कि कुचले हुए, सताए हुए लोग के रूप में करानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने बहुत सालों तक इन दलितों की समस्याओं पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पार्टी को डर था कि अगर वे दलितों का साथ देंगे तो ऊंची जाति के कट्टर हिंदू यानी कि सवर्ण सनातनी उनसे नाराज हो जाएंगे और कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे।
इस पर गांधी जी ने खुलकर स्टैंड लिया और साफ शब्दों में घोषणा कर दी कि जब तक हम समाज में छुआछूत की इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, तब तक अगले 100 सालों में भी देश को असली आज़ादी या फिर पूर्ण स्वराज नहीं मिल सकता। तो अब हम लोग एक बार ओवरऑल इस पूरे पेज को समझ लेते। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरों की ऊंची जातियों और गांव के अमीर किसान परिवारों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जुलूस निकाले और जेल भी गई। लेकिन गांधी जी की इस सोच के कारण कि औरतों का असली काम घर संभालना है, कांग्रेस ने उन्हें लंबे समय तक कोई बड़ा पद नहीं दिया था और सिर्फ दिखावे के लिए शामिल रखा था महिलाओं को। दूसरी तरफ इस आंदोलन की अपनी कमियां भी थी, क्योंकि समाज को हर तबका इससे नहीं जुड़ा हुआ था, खासकर अछूत वर्ग जो 1930 के बाद खुद को दलित कहने लगा था। वह कांग्रेस से दूर हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस को ऊंची जाति के सनातनी हिंदुओं के नाराज होने का डर था। जिसके बाद गांधी जी ने खुलकर मोर्चा संभाला और साफ ऐलान कर दिया कि छुआछूत को पूरी तरह से खत्म किए बिना देश को 100 साल तक भी असली आज़ादी या फिर पूर्ण स्वराज नहीं मिल सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट पेज को समझते हैं। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर का संतान बताया। महात्मा गांधी जी ने समाज में अछूत समझे जाने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया, जिसका सीधा मतलब होता है भगवान के बच्चे या फिर ईश्वर की संतान। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1930 में दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और उन्हें एकजुट करने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी कि दलित वर्ग एसोसिएशन के नाम से एक संगठन की शुरुआत की। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों में सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। यानी कि जब लंदन में दूसरी गोलमेज बैठक हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने मांग की कि दलितों के चुनाव के लिए एक अलग सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। इस बात पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच काफ़ी बहस और मतभेद हो गया। जब चालाक अंग्रेजों ने अंबेडकर जी की इस अलग चुनाव क्षेत्र वाली मांग को स्वीकार कर लिया तो गांधी जी इनके खिलाफ जेल में ही आमरण अनशन यानी कि बिना कुछ खाए पिए जान देने की कसम पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश हित में अपनी मांग बदली और दोनों नेताओं के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। यानी कि 1932 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर कर दिया। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधि परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। यानी कि इस पूना समझौते के तहत दलितों, जिन्हें कि आज हम एससी या अनुसूचित जाति कहते हैं, इनको राज्यों और केंद्र की सरकारी विधानसभाओं में पक्की सीटें यानी कि आरक्षण दे दी गई, लेकिन उनका चुनाव आम जनता के वोटों के साथ ही तय होना हुआ। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। यानी कि साल
1920 के दशक के आसपास कांग्रेस पार्टी का झुकाव हिंदू महासभा जैसे कि कट्टर हिंदू धार्मिक ग्रुप्स की तरह ज़्यादा दिखने लगा था, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी, यानी कि हालांकि बीच में साल 1927 में कोशिशें ऐसी हुई कि एक बार फिर लगा कि हिंदू और मुस्लिम नेता मिलकर एक हो जाएंगे और सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। इस चित्र को देखते हैं, यह साल 1935 की चित्र है और यह दृश्य सेवाग्राम आश्रम यानी कि वर्धा का है। तस्वीर में देश के इन बड़े नेताओं के बीच की आपसी समझ और गंभीर राजनीतिक चर्चा के माहौल को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि साल 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस का झुकाव हिंदू महासभा जैसे कि संगठनों की तरफ दिखने लग गया था, जिससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव बढ़े। बाद में 1927 में एकता का प्रयास भी हुआ और भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गहरे मतभेद बने रहे। अब एक बार हम लोग इस पूरे पेज को ओवरऑल समझ लेते हैं। महात्मा गांधी ने अछूतों को सम्मान देने के लिए उन्हें हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर दलितों की समस्याओं का राजनीतिक हल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया। जब लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर अंग्रेजों ने सहमति जताई, तो गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद सितंबर 1932 में दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ, जिससे दलितों को विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें तो दी गई, पर उनका चुनाव सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही होना तय किया गया। वहीं दूसरी तरफ 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस का झुकाव हिंदू महासभा जैसे संगठनों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव बढ़े और साल 1927 के एकता तमाम प्रयासों के विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गहरे मतभेद बने रहे, जिससे मुस्लिम समाज इन आंदोलनों से काफ़ी हद तक कटा रहा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आज आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि जिन्ना का प्रस्ताव था कि अगर सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों को रिजर्व सीटें मिल जाए और जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है जैसे कि बंगाल में और पंजाब में, वहां आबादी के हिसाब से सीटें तय हो जाएं, तो वे मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए राजी थे। और ये किसका कहना था? मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं थी समाप्त हो गई। यानी कि 1928 की ऑल पार्टी मीटिंग में इस समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन हिंदू महासभा के M.R. जयशंकर ने इसका खुलकर विरोध किया। इस विरोध की वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता या फिर इस समझौते की बची कुची जो भी उम्मीदें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई।
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपस में बहुत ज़्यादा शक और अविश्वास भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा जो है बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। यानी कि साल 1930 में जब कवि मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स को बचाने के लिए अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि पृथक निर्वाचिका की मांग को दोबारा से मजबूती से उठाया। यानी कि इस पेज को अगर हम लोग ओवरऑल समझे तो बात उस समय की है जब हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर खींचतान चल रही थी और जिन्ना साहब ने एक दाव खेला कि अगर सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों को रिजर्व सीटें मिल जाएं और बंगाल पंजाब जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आबादी के हिसाब से हक मिल जाए तो वो अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि पृथक निर्वाचिका की जीत जो है छोड़ देंगे। बात बन ही जाती, लेकिन तब तक 1928 के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इसका खुलकर विरोध कर दिया और बनी बनाई बात पूरी तरह से बिगड़ गई। नतीजा यह हुआ कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो दोनों समुदायों के बीच भयंकर अविश्वास और शक का माहौल था। इसी बीच साल 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनते ही सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि पृथक निर्वाचिका की मांग को दोबारा हवा दे दी, जिसने आगे की राजनीति का रुख ही बदल दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पेज को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक चित्र को देख रहे हैं और यह जो चित्र है महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की है, जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत यानी कि 1900 के शुरुआती सालों में बनाई गई थी। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि तिलक जी के आसपास ऐसी चीज़ें और चिन्ह दिखाए गए हैं जो पूरे देश को आपस में जोड़ने और एक बनाए रखने का संदेश देते हैं। इस पेंटिंग के किनारों पर अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थलों जैसे कि मंदिर, चर्च एवं मस्जिद के चित्र बने हैं, जो यह दिखाते हैं कि भारत के सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है, उसी तरह नीचे में यहाँ पे चर्च बनाया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे लोग एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई ऐसी साझा बात ढूंढ लेते हैं। यानी कि अपने देश से प्यार, राष्ट्रवाद की भावना तब पैदा होती है जब देश के अलग अलग लोग यह मानने लगे कि वे सब एक ही देश के हिस्से हैं और वे आपस में जुड़ने की कोई न कोई कॉमन वजह या कड़ी ढूंढ लेते हैं। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। यानी कि लोगों के दिल में देश प्रेम जगाने और उसको हकीकत में बदलने में हमारे पुराने इतिहास किताबों, पुरानी कहानियों, गीतों, तस्वीरों और ख़ास चिन्हों जैसे कि तिरंगा या भारत माता की तस्वीर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी।
यानी कि भारत देश को एक माता या देवी के रूप में दिखाने की शुरुआत सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। यानी कि साल 1870 के आसपास बंकिम चंद्र जी ने हमारी भारत भूमि की तारीफ और वंदना करने के लिए ही वंदे मातरम गाना लिखा था, जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यानी कि क्या हुआ कि बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था, उसके बाद उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस किताब यानी कि उपन्यास जिसका नाम था आनंद मठ, उसके अंदर क्या किया? वंदे मातरम को जोड़ दिया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। देखिए चित्र 12 में ये जो चित्र देख सकते हैं हम लोग, ये किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है। जब देश में विदेशी सामानों का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो उससे प्रेरित होकर मशहूर पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पहली बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग यानी कि तस्वीर बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का चित्र बनाया था, उनमें उन्हें एक सन्यासिनी यानी कि साध्वी की तरह शांत, गंभीर और आध्यात्मिक रूप में दिखाया गया था, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। और इस भारत माता की तस्वीर को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कब बनाया गया था? 1905 में। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, यह जो है जवाहरलाल नेहरू की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तस्वीरें हैं यहाँ पे। तो इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है। इस फोटो में नेहरू जी ने भारत माता के चित्र और भारत के नक्शे को जो अपने दिल के पास संभाल कर रखा हुआ है, जो देश के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। तो अब हम लोग पूरे पेज का ओवरव्यू सुन लेते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे पेज की ओवरव्यू की बात करें, तो जब 20वीं सदी में देश के भीतर राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी, तो हमारे प्यारे भारत देश को एक पहचान देने के लिए भारत माता की कल्पना की गई, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखकर की और बाद में इसे अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया। और आगे चलकर जब स्वदेशी आंदोलन का दौर आया, तो इसी से प्रेरित होकर महान पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर ने साल 1905 में जो है भारत माता की एक बेहद विख्यात पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने एक शांत और गंभीर सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। बस यही से भारत माता की यह छवि हर देशवासी के दिल में बस गई और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम और एकता जगाने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फॉलोअर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। यानी कि मद्रास, चेन्नई में नटेशा शास्त्री ने साउथ इंडिया की पुरानी लोक कहानियों को इकट्ठा किया और द फॉलोअर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से एक बड़ी किताब 4 अलग अलग भागों यानी कि वॉल्यूम्स में छापी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल और 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। यानी कि जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब एक तिरंगा झंडा बनाया गया जिसके रंग हरे, पीले और लाल थे। इस झंडे में अंग्रेजों के समय के 8 राज्यों को दिखाने के लिए कमल के 8 फूल बने हुए थे और
8 राज्यों को दिखाया गया था किसके जरिए? उस 8 फूल के जरिए। और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए एक आधा चांद यानी कि अर्ध चांद बना था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा यानी कि सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासक के प्रति अवज्ञा का संकेत था। यानी कि साल 1921 आते आते महात्मा गांधी ने भी क्या किया? आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना एक अलग स्वराज झंडा तैयार कर लिया था। यह भी 3 रंगों यानी कि सफ़ेद, हरे और लाल रंग का था और इसके बिल्कुल बीच में चरखे का चित्र बना था जो खुद के दम पर जीने यानी कि स्वावलंबन का संदेश देता था। अब हम लोग इस चित्र को समझते हैं। यह जो है भारत माता की छवि है जो अविंद्रनाथ टैगोर की शांत सन्यासिनी वाली तस्वीर से एकदम अलग यानी कि एकदम उल्टे हैं। इस फोटो में भारत माता के हाथ में त्रिशूल है और वे शेर व हाथी के बीच में खड़ी है जो देश की ताकत और शक्ति का हथियार अधिकार को दिखाती है। यानी कि हम अगर ओवरऑल बात करें तो आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एक करने के लिए जब लोक कथाओं और झंडों का सहारा लिया जा रहा था तब मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फॉलोअर्स ऑफ सदर्न इंडिया में नाम से 4 खंडों में तमिल कहानियों का एक बड़ा कलेक्शन छाप डाला। इसी बीच राष्ट्रवाद की भावना को फूंकने के लिए झंडों का खेल शुरू हुआ। पहले बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में हरा, पीला और लाल रंग का एक तिरंगा बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 राज्यों को दिखाने के लिए 8 कमल के फूल और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक आधा चांद बनाया गया था जिसके बीच जो है इसी दौर में भारत माता की एक नई और दमदार तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन क्या हुआ था कि 1921 आते आते गांधी जी ने भी अपना सफ़ेद, हरा और लाल रंग वाला झंडा यानी स्वराज झंडा तैयार कर लिया था जिसके बीच में आत्मनिर्भरता दिखाने के लिए चरखा लगा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि भारत माता की तस्वीरें सामने आई थी जो पुरानी शांत छवि से बिल्कुल अलग थी। इसमें भारत माता के हाथ में त्रिशूल था और वे हाथी शेर के बीच खड़ी होकर देश की असली शक्ति और सत्ता का जलवा दिखा रही थी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले इस चित्र को देख लेते हैं। यह ऐतिहासिक फोटो मुंबई यानी कि बम्बई की है जहां अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिलाओं ने मिलकर एक बड़ा जुलूस यानी कि मार्च निकाला था। 14 जुलाई 1942 यानी कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई मीटिंग में कांग्रेस की टीम ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। इसमें साफ साफ कहा गया कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़े और देश की पूरी पावर भारतीयों के हाथ में सौंपे। तो अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। उसके बाद जो है 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। यानी कि 14 जुलाई 1942 को
वर्धा में मीटिंग हुई और मीटिंग में कांग्रेस की टीम ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इसमें साफ साफ कहा गया कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ो और देश की पूरी पावर भारतीयों के हाथ में सौंपे। इसके बाद जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी। इसी के साथ पूरे देश की जनता से बिना हिंसा किए एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन में कूदने की अपील की गई एवं मुंबई की इसी ऐतिहासिक मीटिंग के दौरान महात्मा गांधी ने अपना सबसे फेमस नारा दिया और वह नारा था करो या मरो का नारा। और यह जो है गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध भाषण यानी कि उनका नारा था। यानी कि करो या मरो का जो नारा था गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था। इस बड़े आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बहुत सारी महिलाएं जैसे कि बंगाल से मानतंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी जैसी वीरांगनाएं भी शामिल थी। अगर हम लोग इस पूरे पेज का ओवरऑल बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय की एक बेहद ऐतिहासिक और दुर्लभ इमेज देखा हम लोगों ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन के फेल होने और दूसरे विश्व युद्ध के असर से गुस्साए भारतीयों को एकजुट करने के लिए वर्धा में जो है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। कब? 14 जुलाई 1942 को। उसके बाद अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। इसके बाद क्या हुआ कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह मंजूरी दे दी। कब? 8 अगस्त 1942 को मंजूरी दी गई। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने अपना दमदार नारा दिया, करो या मरो। गांधी जी के इस आह्वान ने पूरे देश में एक ऐसी चिंगारी लगा दी कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेताओं के साथ साथ बंगाल की मातंगिनी हाजरा, असम की कनकलता बरुआ और उड़ीसा की रमा देवी जैसी वीरांगनाओं ने मोर्चा संभाल लिया और बम्बई की सड़कों पर औरतों का एक विशाल जुलूस निकल पड़ा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें को जला कर रख दी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पूरा होता है। पिछली वीडियो में हमने पहला चैप्टर कवर किया था और आज हमने भारत का राष्ट्रवाद को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा और लेक्चर समझ में भी आया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।